जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम धीरे धीरे संविधान सभा की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। सिलेबस जिसको ना पता हो चैनल पर विजिट कीजिए। इसके पहले मैंने सिलेबस जो है डिस्कस कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आपको वहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ तो मिलेगी ही सिलेबस की, साथ साथ ये जो चैप्टर फर्स्ट कराया जा रहा है और विभिन्न जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे, हर एक चैप्टर की आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका हेल्प होगा कि आप रिवीजन करना चाहें तो आप पीडीएफ नोट से कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप वहां से पीडीएफ नोट से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई और विकास उसका किस प्रकार से हुआ, आगे चलकर हम देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आखिर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम जान लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करिए। राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है? राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, राष्ट्र का या राष्ट्र के लिए आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का सीधा अर्थ है राष्ट्र के लिए या तो आंदोलन किया जाए या राष्ट्र का आंदोलन हो तो वह राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। राष्ट्र के हित के लिए जब कोई आंदोलन किया जाता है तो वह राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। यह देशवासियों के द्वारा राष्ट्रीय हित में चलाया गया आंदोलन होता है। ब्राइस के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा देखें, राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसमें अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर दिया है जो स्वाधीन और स्वाधीनता का इच्छुक है। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, अर्थात किसी के गुलाम न होने की इच्छा जो है वह स्वाधीनता कहलाती है। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक उद्देश्य है। आधुनिक प्रचलित अर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ विदेशी सत्ता की मुक्ति के लिए तो वर्षों तक संचालित संघर्ष है। गुलाम उपनिवेशियों के द्वारा यह सभी कार्य किए गए हैं। अगर हम गुलाम उपनिवेशियों के द्वारा बात को समझना चाहें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। पहली विशेषता तो यह रही है, यह लंबी अवधि तक रही है। जब यह शुरुआत हुआ 1857 में राष्ट्रीय आंदोलन का, तो यह देखिए 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिली। तो एक प्रकार से एक लंबी अवधि तक राष्ट्रीय आंदोलन किए गए अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली विशेषता क्या रही कि वह एक लंबी अवधि तक रहा। दूसरी विशेषता क्या है, शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी संवैधानिक विकास। एक प्रकार से जब शुरुआत हुई, बीच में जो है शांतिपूर्वक आंदोलन किए गए, फिर क्रांतिकारी तरीकों से भी आंदोलन किए गए और धीरे धीरे संवैधानिक विकास हुआ। सामाजिक तथा आर्थिक आंदोलन, लोगों की समाज में जो रीतियां हैं, जो एक प्रकार से कुछ कुरीतियां भी थी, तो उनके खिलाफ जब एक प्रकार से विद्रोह किया गया, आंदोलन उनको बचाने के लिए, सामाजिक कार्यों को बचाने के लिए, सामाजिक रीति रिवाजों को बचाने के लिए जब आंदोलन किए गए तो सामाजिक आंदोलन कहलाया। वो आर्थिक आंदोलन ऐसा हुआ कि जैसे कि भारत के जो भी रहते थे उनके सैनिकों को, भारत के जो लोग रहते थे वह सैनिक में जब रहते थे तो उन्हें कम वेतन मिलता था। ऐसे अलग अलग स्थानों पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था आर्थिक क्षेत्र को लेकर, तो इसके लिए आर्थिक आंदोलन उन्होंने किया। चौथा राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता है राष्ट्रीय आंदोलन का संदेहात्मक रूप, और पांचवा है विश्वव्यापी रूप। जब यह भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तो अनेक अन्य देशों ने भी यहाँ से देखकर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किए हुए थे। आगे हम देखें, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वह 1857 का जो एक प्रकार से आंदोलन था, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, वह भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला और इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था। मतलब छोटे मोटे झगड़ों से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के क्रांति की, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया।
विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला था। 1857 की क्रांति की बात करें तो इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। मतलब अपने अपने जो कारण थे अलग अलग थे, लेकिन भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे हो रही थी और धीरे धीरे इसकी पृष्ठभूमि जो है वह बन रही थी। इसमें सबसे पहला कारण क्या बना? आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए और वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे और इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस में हम आपको कहाँ पर हिस्ट्री बताने लगे, तो एक प्रकार से जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी तो वह हिस्ट्री से ही होगी। फिर उसके बाद चल के हम संवैधानिक विकास पर पहुंचेंगे। आपका पहला जो यूनिट है हमने सिलेबस बताया है, आप चेक करिए, उसमें आपका पहला टॉपिक ही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। 1857 की क्रांति से, और उसका विकास कैसे हुआ आगे चलकर हम धीरे धीरे ऐसे पढ़ते जाएंगे। अगला कारण क्या है? सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। हालांकि सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह जैसे एक प्रकार से रीतियों को ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा कार्य किया था, परंतु उस समय के जो लोग थे उनको लगा कि उनकी सामाजिक जो रीतियां हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और उसका उन्होंने जमकर विद्रोह करना शुरू किया। अगला कारण था प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब की पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। अगला कारण था धार्मिक कारण। अंग्रेजी ईसाई धर्म अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण था रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश जो है वह तेजी से फैलने लगे। वह रेल, डाक अपने लिए चलाए हुए थे, लेकिन वह एक प्रकार से विद्रोह में भी लोगों को मदद करने लगे। अगला कारण था सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला, कड़ा जो कि होता है पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। अब मान लीजिए पंजाबी जो हैं उनको पगड़ी जो है जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है, तो अगर जो वो सैनिकों में भर्ती होते थे पंजाबी और उन्हें पगड़ी पहने नहीं दिया जाता था, इससे वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते थे और उन्होंने ये सभी चीज़ों को देखकर इसके खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अगला कारण था जो कि तत्कालिक कारण है। अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल पर के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों को द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों ने मतभेद कर दिया। एक प्रकार से हिंदू जो होते हैं वह गाय को माता मानते हैं, तो उसकी चर्बी से बने हुए कारतूस को वह कैसे चलाएंगे, और ऐसे ही मुसलमान सूअर की चर्बी, सूअर को एक प्रकार से वह मारना नहीं चाहते हैं। तो दोनों में एक प्रकार से दोनों जातियों में लोगों को इसके विरोध का एक कारण मिल गया। आगे हम देखेंगे बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यह जो कारतूस गाय की चमड़ी से बना है इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। जब उनको बोला गया कि आप चलाइए तो उन्होंने बंदूक उठाई और लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी, और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जो है वह यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 का विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए छोटी रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। जैसे कि पहले आप शादी का निमंत्रण देखिए, एक हल्दी दे दिया जाता था। जब निमंत्रण लेके जाते थे तो आपको बता देते थे कितनी तारीख को शादी है, ऐसे है, और आपको एक हल्दी का टुकड़ा दे दिया जाता था। उसी प्रकार उस समय रोटी तथा कमल के फूल को संदेश बनाया गया, जो उसे एक्सेप्ट कर लेता था, अर्थात वह विद्रोह में शामिल होने के लिए रेडी हो जाता था। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई। मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री
के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। 5 जून को 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंगा था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के रानी ने विद्रोह जो मनुबाई हैं उन्होंने बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। इन्होंने लीग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई और जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया था, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजी सेनापति कौन कौन से थे, इसको हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में जो है बहादुर शाह द्वितीय जो थे वह विद्रोह के एक प्रकार से नेता थे और उसको दबाया था निकलसन और हडसन ने। फैजाबाद अयोध्या में मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वह यहाँ के नेता थे और कर्नल रेनड जो थे वह एक प्रकार से उन्होंने अयोध्या के विद्रोह को दबाया था। फतेहपुर का कर्नल रेनड ने, बरेली का विसेंटायर ने, लखनऊ का कैंपवेल ने, कानपुर का कैंपवेल ने, झांसी का ह्यूरोज ने और ग्वालियर का ह्यूरोज ने, इलाहाबाद का कर्नल नील ने, जगदीशपुर का लीग्रांड ने और पटना का विसेंट आयर ने। और जो ये पीर अली पटना के विद्रोह के नेता थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह, लियाकत अली इलाहाबाद के, तात्या टोपे जो थे ग्वालियर के, मनुबाई झांसी की और नाना साहब कानपुर के थे, लखनऊ के हजरत महल थे। कर्नल नील और लॉरेंस तथा हैबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या क्या थे, अगर हम बात करें तो असफलता के कारण पहला था कि हथियारों की कमी थी, दूसरा था संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। उस समय जो है लोग अपने अलग अलग कारणों से विद्रोह कर रहे थे, एक मत थे नहीं थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, नहीं तो उसी समय हमारा देश आज़ाद हो गया होता। चौथा कारण था राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ दे दिया था। शिक्षित लोग इससे तटस्थ रहे थे, विद्रोह में वह भाग नहीं लिए थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं जो है अंग्रेजों को दे दी थी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उससे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला कारण है विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। जैसे कि अगर हम बात करें, बेगम हजरत महल से अवध छीना गया था इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। नाना साहब का पेंशन रोका गया इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया इसलिए विद्रोह किया। कुंवर सिंह के जमींदारी छीन ली गई इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। विद्रोह के दौरान जो है इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा और लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे तथा भारत के गवर्नर कौन थे, जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह समाप्ति के बाद पिल आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली और पठान की संख्या जो है वह बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत है कि वह 1800 क्रांति को क्या समझते हैं। डिजराइली ने कहा है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सिले और लॉरेंस ने कहा यह सैनिक विद्रोह था। बीडी सावरकर ने कहा यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और जेम्स आउट ने कहा यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था और टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। और अगला आर.सी. मजूमदार ने कहा यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। रामविलास शर्मा ने कहा यह जन क्रांति था। इस प्रकार से शुरुआत होती है किस चीज़ की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की।
और 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा पुस्तकों को ही हम अगर आपको बता दें तो सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम ने 1857 नामक बुक लिखी। अशोक मेहता ने महान विद्रोह, पीसी जोशी ने 1857 का विद्रोह, बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह लिखा और आरसी मजूमदार ने 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह का नाम इसे दिया। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, इसका जन्म हुआ और धीरे धीरे यह विकसित होता चला गया अनेक विद्रोहों के द्वारा। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर आप बने रहें। टेलीग्राम चैनल से इसका आप PDF ले लीजिए और रिवीजन अच्छे से करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।